ठीक है, आज जो हमने देखना है इसमें नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। नल या ज़ीरो मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं? जो काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस हम देख रहे थे, ठीक है, उसमें जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उससे आगे है ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स क्या होती है या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है? तो आप में से किसी को पता है ये मैट्रिक्स कौन सी होती है, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स? सर ये वो वाली मैचिंग है जिसमें मतलब है सिर्फ जीरो हो और कोई डिजिट वगैरह ना हो, कोई नंबर वगैरह ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे तमाम ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो सिर्फ ज़ीरो हो। जैसे ये एक मैट्रिक्स है O इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये नल मैट्रिक्स है। इसी तरह एक और मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, जैसे ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें जब तमाम एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो होंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है ये हमें देखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि कोई ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जो स्क्वायर हो। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका आर्डर सेम हो, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। ठीक यस है, सर। तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है अगर उसके डायगोनल में एक कम से कम एक या बाकी एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों, बाकी उसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो। अब इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 0 और 0। ठीक है, अगर आप इस यस मैट्रिक्स को देखेंगे तो इसमें जो हमारा मेन डायगोनल है, जो हमारा मेन डायगोनल है, इसे हम मेन डायगोनल भी कहते हैं, प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं। ठीक है, डायगोनल्स इस शेप में होते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये हमारा मेन डायगोनल होता है, इसके अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। तो अगर आप इस मैट्रिक्स में देखेंगे तो डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। और सर इसीलिए ये ऊपर ठीक नीचे आ जाए तो ऊपर नीचे एक के वन के नीचे थ्री आ जाए तो। यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं 3 आ जाए इस जगह पे, यस सर। फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये शर्त लाजमी है कि डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, अब सही ये देखो, ये भी ज़ीरो है और ये भी जी ज़ीरो है। जी। इसी तरह एक और मैट्रिक्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है, यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स यस जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये डायगोनल है। डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये जीरो हुआ कि डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स इसमें क्या है? ज़ीरो है। जीरो। तो डायगोनल में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो। अगर ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम ये ओ मैट्रिक्स को देख लेते हैं, ये जो हमने नल मैट्रिक्स में लिखी थी एग्जांपल, यस इसको हम डायगोनल नहीं कह सकते। इसको डायगोनल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसके डायगोनल में भी तमाम एलिमेंट ज़ीरो है। तो डायगोनल में यस भी अगर दोनों एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे तो उसको आप डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकेंगे। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के अलावा कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये ज़ीरो होने चाहिए और यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, वो ऐसे होने चाहिए कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, बेशक दोनों ही नॉन ज़ीरो हों लेकिन कम से कम एक ज़रूर होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, तो फिर हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो अभी ये क्लियर हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें मेरे से। नहीं सर जी। आप डायगोनल मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट ही आपने माइंड में रखना है और हम देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स को कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स
तो स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें जो डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं वो एक जैसे हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे √2 है हमारे पास और यहाँ पे भी √2 है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे हैं। तो जब डायगोनल में एलिमेंट्स जो है वो एक जैसे होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो मतलब ये हुआ कि डायगोनल स्केलर के लिए डायगोनल होना ज़रूरी है। जो मैट्रिक्स डायगोनल नहीं होगी उसे हम स्केलर भी नहीं कह सकेंगे। यानी कि जो मैट्रिक्स स्केलर होगी पहले वो डायगोनल होगी फिर वो स्केलर होगी। पहले वो डायगोनल इस तरह होगी कि अगर आप इसको देखेंगे तो डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। तो ये डायगोनल हो गई। अब हमने देखा कि ठीक है ये डायगोनल तो हो गई, लेकिन इसमें जो डायगोनल में एंट्रीज हैं, डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो सेम है, यानी कि वो एक जैसे हैं। तो जब वो एक जैसे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्केलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी हो सकती है कुछ। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे है 5 - 4, ठीक है, और यहाँ पे है आपके पास 3 - 2, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 0 है और यहाँ पे भी आपके पास 0 है। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो ये है क्योंकि डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 हैं और ये स्केलर भी है। स्केलर होने की रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप 5 को 4 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, 3 को 2 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। तो 1 और 1 यानी कि एलिमेंट सेम हो गए डायगोनल में, तो इस वजह से हम इसको स्केलर भी कह सकते हैं। अभी स्केलर में अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। सही है सर। बस सर इसमें प्लस वगैरह भी आ सकते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह वाले। हाँ, बस नंबर सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने अभी प्लस की बात की है, अगर यहाँ पे हमारे पास है 7 + 2 फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है 4 + 5, ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है क्योंकि डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स इसमें 0 है। और 7 और 2 को आप प्लस करें तो क्या होता है 9, और 4 और 5 को ऐड करें तो क्या होता है 9। तो अब अगर आप देखेंगे तो इसमें डायगोनल में नंबर्स जो हैं वो सेम है, डायगोनल के एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो इसको भी हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। जी सर जी। इसके बाद है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट हम कहते हैं इकाई को, ठीक है, यूनिट इकाई को यानी कि एक को यूनिट कहते हैं। तो इसमें जो मैट्रिसेस जिसके डायगोनल में 1 और 1 आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट 0 होंगे, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, या फिर उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अब मैट्रिक्स जिसमें 1 और 1 आ रहा होगा यहाँ पे मेन डायगोनल में, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ये भी आपके पास डिफरेंट शेप्स में हो सकती है, जैसे हमने प्रीवियस जो वो थी उसमें देखा था डेफिनेशन में। अगर आप यहाँ पे लिख दें, जैसे यहाँ पे है 5 - 4 और यहाँ पे है 9 - 8, तो दोनों का मतलब 1 ही है ना, 9 - 8 भी 1, 5 - 4 भी 1, तो यहाँ पे 1 और 1 आ रहा है। तो इस 1 की वजह से हम इसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। या फिर आपके पास एक और मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स है जिसमें है ही सिर्फ 1 और कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसको भी हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें यूनिट मैट्रिक्स भी जो है वो पहले डायगोनल होती है, उसे हम डायगोनल भी कह सकते हैं, जैसे ये वाली मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को डायगोनल क्यों है, क्योंकि डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट 0 है, ठीक है। और स्केलर भी है। स्केलर क्यों है, क्योंकि डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, वो एक जैसे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, स्केलर भी कह सकते हैं, ठीक है। और चूंकि इसमें 1 और 1 आ गया है
इस वजह से हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको या नहीं हुआ? सर क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम आगे चलेंगे। इसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 5 3 7 और 9। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोज की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि जब आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, ए के ऊपर हम टी लगाएंगे तो इसका मतलब होगा ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या होगा? ट्रांसपोज। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोज हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ये फर्स्ट रो है 5 और 3, इसको आप बना दें फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम बन गया। और 7 और 9 ये सेकंड रो है, इसको आप बना दें सेकंड कॉलम, तो ये हमारे पास सेकंड कॉलम बन गया। तो ये ए ट्रांसपोज का आंसर है। ठीक है, इसी तरह हम इसमें एक और मैट्रिक्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू 7 और 4। अब इसमें एक ही रो है, यानी कि इसमें रो जो है रोज की तादाद सिर्फ एक ही है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट रो जो है ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। अब ये कैसे बनेगा, ये 7 4 है तो ये इस तरह हो जाएगा 7 और 4, यानी कि फर्स्ट रो थी इसको आपने कॉलम बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ट्रांसपोज जो है वो फाइंड करना होता है, ये इसका आंसर होगा। अगर इसमें कोई इशू है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। सर आगे चलें सर, सही है, इट्स ओके। ठीक है, इसके बाद जो आपके समझने का इसमें कंसेप्ट है, डेफिनेशन है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कह सकते हैं जिसका आप ट्रांसपोज ले लें तो रिजल्ट में आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाए। यानी कि अगर आप ए का ट्रांसपोज ले लें तो आपके पास रिजल्ट में ए मैट्रिक्स ही आ जाए, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए में एक मैट्रिक्स है जो कि कुछ इस तरीके से है 1 2 और 2 5, 1 2 2 5, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है, यानी कि इसका आंसर क्या आता है। अभी आप देखें तो ये फर्स्ट रो है 1 2, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं ना। तो ये फर्स्ट रो है, इसको आप बना दें फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फिर ये सेकंड रो है, इसको आप बना दें सेकंड कॉलम। ठीक है, यानी कि ये 1 2 था, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, 2 5 था, इसको मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। अभी अगर आप देखें तो ये दोनों सेम है, एक जैसी मैट्रिसेस है, ट्रांसपोज लेने के बावजूद इनके एलिमेंट्स बिल्कुल अपनी जगह पे हैं और एक जैसे हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब होगी, यानी कि ए ट्रांसपोज हमने ले लिया, ये ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला।
यस सर चल। इसमें कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक कि ये देखेंगे हम कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, उसमें हम क्या करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक। जंगल दूसरा भी हॉटस्पॉट खोल जा मैं गया फिर बाद मैसेज आ माइक अपना ऑफ कर ले, जब आपका कोई क्वेश्चन होगा तो तब माइक ऑन करें, अदरवाइज माइक अपना ऑफ रखें। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास अगर A ट्रांसपोज होगा, यानी कि हम अगर A का ट्रांसपोज लेंगे और वो -A के इक्वल होगा, तो उसको हम कहेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगी तो आप उसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं कह सकेंगे। तो इसलिए पहली शर्त यही है कि जो मैट्रिक्स आपके पास होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर इसमें 3 रोज हैं तो 3 ही कॉलम भी होने चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -b और फिर c और फिर 0। ठीक है, अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, हम देखते हैं इसका ट्रांसपोज लेके हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आता है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, स्क्यू सिमेट्रिक में यही फ़र्क है कि यहाँ पे A ट्रांसपोज -A के इक्वल होता है, वहाँ पे A ट्रांसपोज जो है वो A के इक्वल होता है। अब इसमें फर्स्ट रो कौन सी है, 0A और B है, इसको हम बना देंगे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम 0A और B, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो हमारे पास जो है वो -A है, फिर 0 है, फिर -C है। तो ये सेकंड रो को हमने बना दिया सेकंड कॉलम। फिर थर्ड रो है -B, C और 0, ये थर्ड रो है। तो थर्ड रो को हमने बना दिया थर्ड कॉलम। ठीक है, तो अभी अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें सिर्फ साइंस का फ़र्क है। यहाँ पे अगर आप देखें A के साथ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे B के साथ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बाकी नंबर सेम है। तो हम एक काम करते हैं कि इस पूरी मैट्रिक्स से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब हम माइनस कॉमन लेंगे इस पूरी मैट्रिक्स से तो इसके अंदर जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये A माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा, B माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा -A, फिर 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, ये एज इट इज़ आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा -C, फिर B के साथ कोई साइन नहीं आता, यहाँ पे आएगा -B। ठीक है, फिर C के साथ माइनस था, ये चेंज हो जाएगा प्लस, और 0 के साथ अगेन कोई साइन नहीं आता। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम हो गए माइनस कॉमन लेने के बाद। तो माइनस कॉमन लेने के बाद जब ये सेम हो गया तो हम कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज जो है ये माइनस की जगह जो है हम माइनस का साइन लगा देंगे ऐसे ही। और ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी है, ये वाली, ये A मैट्रिक्स है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे A। तो A ट्रांसपोज जो है वो -A के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है तो बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, सर इसमें बस इसी तरह सिंपल, मैं फिर एंड में सर और कुछ नहीं लिखना होता, बस इसी तरह सिंपल तरीके से मतलब एक करके आंसर लिख देना होता है। हाँ, इसमें आपने सिर्फ ये लिखना होता है कि ये A ट्रांसपोज अगर -A के इक्वल आ रहा होगा तो आप लिखेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अगर जैसे हमने पीछे किया था उसमें माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ा था, ऐसे ही सेम आ गया था, तो वहाँ पे आप लिखेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये मतलब ये स्टेप होगा, इसके बाद फिर एंड पे आप ये वाला स्टेप कर लेंगे। ठीक है ना, बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। चलें सही है सर बस।
ये क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 खोलें ज़रा अपने पास बुक में, ठीक है। इसमें ये करनी आपने खुद है, क्योंकि इसमें जो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर सर 1। वो पहला कल कर लिया था मैंने, आपने मुझे होमवर्क दिया था। अच्छा, वो आपने कर लिया है 1.2। सर ये सी वाला आप मुझे बता दीजिए, पता नहीं सिर्फ ए है, अब इसे क्या लिख दूँ? स्क्वायर, कॉलम, रो। अच्छा, ये वाला आप कह रहे हैं सी इज इक्वल टू ए। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम बहुत कुछ कह सकते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें सिर्फ एक रो है, तो एक रो होने की वजह से जिस मैट्रिक्स में एक रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो इसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको देखो तो इसमें रोज की जो तादाद है वो एक है और कॉलम्स की जो तादाद है वो भी एक है। इसका मतलब ये है 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं? उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ए मैट्रिक्स है सी, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए, इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 1 में और कोई मसला तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 में नो सर, बाकी सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 अपनी बुक पे देख लें। इसमें आपने डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करनी है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है, स्केलर कौन सी है और आइडेंटिटी कौन सी है। तो डेफिनेशंस मैंने आपको तीनों करवा दी हैं, ये आपने खुद करना है। अगर कोई मसला होगा मुझे बताना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज की आपको समझ आ गई है? ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं? यस सर। इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है सी इज इक्वल टू ए बी और माइनस सी, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है फॉर एग्जांपल डी ई और एफ, ठीक है। इसका अगर हमने ट्रांसपोज लेना है तो इसमें हमें क्या करना होगा? इसमें जो फर्स्ट रो है, ठीक है, उसको आप बना दें फर्स्ट कॉलम ए बी और माइनस सी, और जो सेकंड रो है उसको आप बना दें सेकंड कॉलम डी ई और एफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है, यानी कि फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, फिर सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। तो ये क्लियर हो गया ट्रांसपोज वाला। ट्रांसपोज वाला आपको क्लियर हो गया? यस सर, सच क्लियर हो गया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करनी है, जो मैंने आपको अभी लास्ट में समझाया है। तो आज जो आपका टास्क है वो करने वाला ये है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, 3 करना है और 4 करना है। इसके जितने पार्ट्स हैं वो सब करने हैं। अगर इसमें कोई इशू होगा तो आपने मेरे से पूछ लेना, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे 1.3 से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। आज हमारी 1.2 और उससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस थी और कंसेप्ट्स थे वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है।